गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों एवं प्यारे आपका अपने यूट्यूब चैनल में परिश्रम क्लासेज की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन टॉपिक की बात कर रहे थे। टॉपिक चल रहा था अपना प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन से रोग चल रहे थे? प्रोटोजोआ जनित रोग। और प्रोटोजोआ जनित के रोग में पहला दो रोग अपन पढ़ लिए थे। तीसरा जो अपना रोग चल रहा था वो था कालाजार। कौन से रोग की बात करें? कालाजार। और कालाजार रोग होता है इसका जो वहाक होता है, ध्यान रखिए, जो वहाक होता है वहाक होता है इसका लिस्मानिया। कौन सा होता है? लिस्मानिया। ठीक है। फैलता किसके माध्यम से ये देखना आगे। ये फैलता है आपको किससे? घरेलू मक्खी से। कौन सी मक्खी से फैलता है? घरेलू मक्खी से फैलता है। ठीक है। तीसरी बात ध्यान रखिएगा, लक्षण क्या प्रकट करता है ये रोग? मनुष्य की बॉडी में तेज बुखार के साथ साथ क्या प्रारंभ हो जाती है? उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। क्या स्टार्ट हो जाती हैं? उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। चौथा जो आपका लास्ट रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग, वो होता है आपका निद्रा। खासतौर पे यही कमी पाई जाती है, निद्रा। और निद्रा रोग होता है इसका जो वहाक होता है, वहाक का ध्यान रखिएगा। वहाक होता है आपका ट्रिपेनोसोमा। कौन सा होता है? ट्रिपेनोसोमा होता है। वहाक की बात करें कौन सा होता है? ट्रिपेनोसोमा। किसके जो फैलता है, किसके माध्यम से? ध्यान रखिएगा, फैलता है वो आपकी सीसी मक्खी के द्वारा। सीसी मक्खी होती है। और यह मक्खी कौन सी महाद्वीप में पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, कौन सी महाद्वीप में मिलती है आपको? अफ्रीका महाद्वीप में मिलती है। खासतौर पे 4 रोग होते हैं। एक होता है कालाजार। कालाजार का वहाक होता है आपका लिस्मानिया। फैलता जिससे है घरेलू मक्खी से। लक्षण होते हैं तेज बुखार प्लस उल्टियाँ। नेक्स्ट बात करें, निद्रा रोग होता है, वहाक होता है ट्रिपेनोसोमा। फैलता है जिसके माध्यम से? सीसी मक्खी के माध्यम से। और वहाक कौन होता है इसका? ध्यान रखिएगा, वहाक ट्रिपेनोसोमा होता है, फैलता सीसी मक्खी के द्वारा है। और कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके रोग बचे हैं कवक जनित, और उसके बाद बचा आपका आनुवंशिक रोग बचे हैं। ठीक है। तो कवक जनित की बात करें तो कवक जनित कोई खास रोग नहीं है। जो आपकी त्वचा से संबंधित जो रोग होती है, त्वचा से संबंधित जो रोग होती है, जैसे कि आपको खुजली हो, या अपनी बॉडी में क्या हो जाए, दाग हो जाए, या फिर फंगस उपस्थित हो जाए, वो रोग कौन सी होती है? कवक जनित। इससे आपको कोई ट्यूशन पुटअप नहीं होगा, जिसे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बचते हैं आनुवांशिक रोग। कौन से रोग बचते हैं? आनुवांशिक जेनेटिक्स जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं। और आनुवांशिक रोग में अपन सबसे पहले बात करते हैं, वो रोग होता है आपका हीमोफीलिया। कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हीमोफीलिया रोग की विशेषता देखो क्या होती है। देखो, यह रोग सर्वप्रथम किसमें पाया गया था? हीमोफीलिया रोग होता है सर्वप्रथम जो रोग आप पाया गया था, ये थी आपकी ब्रिटेन की महारानी। कहाँ की? ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या था? विक्टोरिया। उसमें पाया गया था। किसमें पाया गया था? विक्टोरिया में मिला था ये सर्वप्रथम रोग। ठीक है। अब देखो, ये विक्टोरिया कौन से परिवार से बिलोंग करती थी? राजशाही परिवार से बिलोंग करती थी। कौन से परिवार से बिलोंग करती थी? राजशाही परिवार से बिलोंग करती थी। इसलिए इस रोग का दूसरा नाम क्या पड़ गया? दूसरा नाम था इस रोग का शाही रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इस रोग की और क्या विशेषता होती है? इस रोग की जो रोगवाहक होती है, वो किसके माध्यम से फैलता है? खास तौर पे ध्यान रखिएगा, महिलाएं होती हैं। कौन होती है इसकी रोगवाहक? महिलाएं होती हैं। महिलाओं के माध्यम से ये रोग फैलता है। कारण क्या होता है? ये जो लिंग सहलगन जीन होती हैं, कौन सी जीन होती हैं? लिंग सहलगन जीन होती हैं। लिंग सहलगन जीन। और ये लिंग सहलगन जीन कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं? अक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। कौन से पे होते हैं? अक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। इसलिए इसकी रोगवाहक कौन होती है? महिलाएं होती हैं। अब देखो, ये अक्ष गुणसूत्र के पीछे कार्य क्या होता है? अक्ष गुणसूत्र क्या कार्य करता है? अक्ष गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सिर्फ महिलाओं में और पुरुष दोनों में। अब देखो, यहाँ बात करें पुरुष की और एक बात करें महिला की। पुरुष और महिला दोनों में कुल गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो क्रोमोसोम्स की दोनों में 46 होती है। दोनों में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। और जोड़ी की अपन बात करें,
दोनों में जोड़ी की बात करें वो कितनी होती है, 23 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होते हैं और कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों की बात करें, यहाँ पे होता है 22 प्लस XY और यहाँ पे होता है 22 प्लस XX। ये किसकी बात करें, पुरुष की, और ये बात करें किसकी, महिला की बात करते हैं। पुरुष की बात करें, ये जो 22 जोड़ी होते हैं बोले तो 44 गुणसूत्र या 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसको बोलते हैं एलिंग गुणसूत्र, एलिंग गुणसूत्र। और जो 22 जोड़ी महिला में होते हैं उसको भी कौन से होते हैं, एलिंग, यानी मतलब ये दोनों एलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। XY की बात करें, XX की बात करें, दोनों क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। कौन से गुणसूत्र कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो ये लिंग गुणसूत्र, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जबकि जोड़ी की बात करें तो जोड़ी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो ये 44 की कोई खास महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं सिर्फ कौन, XY और XX। अब देखो जब XX की बात करें, देखो एक होता है XY और एक होता है XX। जब X और XY, ये देखो जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन करवा दिया जाए, पुरुष और महिला दोनों के बीच अगर संकरण करवा दिया जाए, मतलब जन्म की क्रिया करवा दी जाए, तो जब दोनों के गुणसूत्र, अगर पुरुष के अक्ष और महिला का अक्ष गुणसूत्र मिलता है तो किसकी प्राप्ति होती है, वो होती है आपकी पुत्री। कौन प्राप्त होती है, पुत्री प्राप्त होती है। और जब अगर कौन से गुणसूत्र, वायु गुणसूत्र और अक्ष गुणसूत्र मिल जाए तो किसकी प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, और यही क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था एमडीसी में कि बच्चे के लिंग का निर्धारण, इसकी बात करें, बच्चे के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया था पिता, ऑप्शन बी नंबर दिया, ऑप्शन दिया था माता, सी दिया था ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बच्चे के लिंग का निर्धारण। अब सभी कुछ बच्चे ने क्या कर दिया, ए और बी दो, सर पिता भी करता है, माता भी करती है, बेटा माता करती है, माता में एक्स मिलता है, पिता में भी एक्स मिलता है, ये लिंग का निर्धारण नहीं कर पाता। ठीक है, और लिंग का निर्धारण करता है कौन, पिता करता है। जब अक्ष के साथ वायु गुणसूत्र मिल जाए तो वो किसकी प्राप्ति होती है, लड़के की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। जब अक्ष के साथ अक्ष मिल जाए तो किसकी प्राप्ति होती है, लड़के की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब देखो जहाँ ये दोनों होते हैं, एक पुरुष होता है एक महिला होती है, इन दोनों में देखो गुण, अगर रक्त की बात करें RH पॉजिटिव मिल सकती है और RH नेगेटिव। अगर ये पुरुष RH पॉजिटिव मिल जाए और ये महिला RH नेगेटिव, आपने देखो क्वेश्चन पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये भी देखा कि अगर RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला के साथ करवा दिया जाए, क्या बोला है, RH पॉजिटिव पुरुष का विवाह RH नेगेटिव रक्त समूह वाली महिला के साथ करवा दिया जाए तो दोनों से उत्पन्न होने वाली प्रथम संतान, इन दोनों से जो उत्पन्न होने वाली जो प्रथम संतान होगी वह संतान, बड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल स्वस्थ पैदा होती है। कैसी पैदा होती है, बिल्कुल स्वस्थ पैदा होती है संतान। और ये स्वस्थ पैदा होती है, जबकि दूसरी संतान होती है वो भ्रूण अवस्था में ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सेकेंड जो संतान होती है वो भ्रूण अवस्था में, कौन सी अवस्था में, भ्रूण अवस्था में ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये जो रोग होता है, इन दोनों के बीच जो ये रोग होता है वो रोग क्या कराता है, ध्यान रखना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस कराता है। क्या कराता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस पूरा नाम होता है पेटेलेसिस, या अपन इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। और यहाँ से IEC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, गर्भ रक्ताणु कोरकता होता है, इसकी जो दवा होती है वो कौन सी होती है, रोडियम होती है। इसका जो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि 24 घंटे के अंतराल के पश्चात आगे नेक्स्ट संतान की उत्पत्ति में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, एक बात ये था। अब देखो यहाँ अगर भ्रूण की उत्पत्ति होती है, देखो अक्सर गुणसूत्र मिलते हैं, दोनों में भ्रूण की उत्पत्ति होती है। एक बात ध्यान रखिए आप, जब यहाँ भ्रूण की उत्पत्ति होती है, देखो यहाँ XY हो, यहाँ XX, इसका अक्ष निकले और इसका Y, सॉरी इसका भी अक्ष निकले, ये होता है एगुणित। कौन सी अवस्था में मिलता है, एगुणित मिलता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पे भी एन मिलेगा, एगुणित अवस्था मिलेगी, और कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। अब जब दोनों मिल जाए, अक्ष मिल जाए, तो ये पुत्री होती है। ये पुत्री क्या होती है, द्विगुणित होती है। यानी मतलब जो ये जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण बनता है, ये द्विगुणित बनता है, इसीलिए कहते हैं 2 बराबर 46 होता है। और एन बराबर बात करें 46/2 बराबर कितने हो गए, 23 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, अब अपन आगे और क्वेश्चन बनाए, देखो यहाँ से और क्वेश्चन बना सकते हैं, जितने चाहें उतने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखो जो ये माँ होती है, माँ होती है, माँ का क्या बात करें, गर्भाशय की बात करें। गर्भाशय की बात करें, जोड़ेगा कौन, बच्चा। ये जो बच्चा होता है ये गर्भाशय की दीवार से, देखो यहाँ एक प्लेसेंटा झिल्ली होती है, इस गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। और ये जो एक मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। कौन सी झिल्ली होती है, प्लेसेंटा झिल्ली होती है, जिसको अपन बोलते हैं अपरा झिल्ली। कौन सी झिल्ली बोलते हैं, ये अपरा झिल्ली होती है। इसके माध्यम से बच्चा और माँ की गर्भाशय की दीवार से क्या रहता है, हमेशा जुड़ा रहता है। जब ये देखो ये टूटती है, कब टूटती है, जब इसको इंजेक्शन दिया जाता है, या तो कौन सा, ऑक्सीटोसिन, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन, या फिर कौन से हार्मोन का दिया जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन। इन दोनों हार्मोनों के से एक इंजेक्शन दिया जाता है, जो क्या करता है, गर्भाशय की दीवार जो प्लेसेंटा झिल्ली होती है वो क्या करती है, तोड़ने का कार्य करती है। और जब ये तोड़ती है तो देखो यहाँ से बच्चा भ्रूण बॉडी से क्या होता है, बाहर आता है। अब एक बात को ध्यान रखिए, जब ये प्लेसेंटा झिल्ली होती है, अब देखो ऑक्सीटोसिन की जब मात्रा अधिक हो जाए, जब महिला में ऑक्सीटोसिन की अगर मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो ध्यान रखना जो ये भ्रूण होता है इस प्रकार से जुड़ा होता है, माँ की गर्भाशय की दीवार से इस प्रकार से जो भ्रूण जुड़ा होता है, ये भ्रूण क्या करेगा, देखो ये जो प्लेसेंटा जो झिल्ली होती है, देखो ये नाभि से इस प्रकार जुड़ा होता है। ये प्लेसेंटा झिल्ली क्या करती है, टूटने के बजाय बच्चे को क्या करती है, राउंड फिगर में लेके आती है, घुमाव क्या कर देती है, तेज कर देती है, और ये प्लेसेंटा यहाँ से टूटती नहीं है। और जो ही ये तेज गति बढ़ती है तो बच्चे को किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की कमी होने पर बच्चा क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। क्या होता है, मृत होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुणसूत्र से संबंधित। नेक्स्ट अपन देखो बात करते हैं, अपना जो नेक्स्ट रोग है वर्णांतता रोग। कौन से रोग की बात करते हैं, वर्णांतता रोग की बात करते हैं। वर्णांतता रोग क्या होता है, और वर्णांतता रोग आप सभी जानते हैं, जब आप भर्ती में जाते हो तो उस समय देखो मेडिकल होता है, और मेडिकल की बात करें जब ये वर्णांतता रोग होता है, वर्णांतता रोग की विशेषता क्या होती है, देखिए इस रोग के दौरान व्यक्ति होता है वो हरा प्लस लाल दोनों रंगों में भेद नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, कहने मतलब कि दोनों कलर का अंतर वो नहीं कर पाता है। किस रोग, कौन से रोग के दौरान, वर्णांतता रोग के दौरान, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, जब ये लाल व हरे में विभेद नहीं कर पाएगा तो इसकी जो रोगवाहक होती है, ध्यान रखिए, इसकी जो रोगवाहक होती है वो भी कौन होती है, महिलाएं होती हैं। और महिलाओं में जो लिंग संलग्न होता है वो भी कौन से गुणसूत्र में मिलता है, अक्ष गुणसूत्र पे। क्योंकि देखो बच्चे को जन्म देती है महिलाएं, और बच्चे देखो महिला की लगभग अक्ष गुणसूत्र पे लिंग संलग्न जीव उपस्थित होता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर क्या चले जाते हैं, अक्ष गुणसूत्र जाते हैं, और अक्ष गुणसूत्र के कारण ये रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है। महिलाओं में देखा आपने कभी कलर विजन देखा नहीं, मेरे हिसाब से वो नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी शॉप में ले जाओगे वो कलर में तुरंत प्रकार से क्या करते हैं, विभेद करते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए, नेक्स्ट जो आपका रोग होता है वो होता है थैलेसीमिया। कौन सा रोग होता है, थैलेसीमिया रोग। और थैलेसीमिया रोग क्या होता है, ये थैलेसीमिया रोग होता है जिसको आप क्या बोलते हो, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हो, ब्लड जो कैंसर होता है वो होता है थैलेसीमिया रोग। और देखो ये थैलेसीमिया रोग की विशेषता क्या होती है, इस रोग के दौरान मनुष्य के हीमोग्लोबिन का, किसकी बात करें, जो हीमोग्लोबिन होता है, देखो अगर पुरुष और महिला की बात की जाए, महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 14 ग्राम प्रति स्वर्ण रक्त में, और पुरुष की बात करें वो 14.5 से 15.5 ग्राम प्रति स्वर्ण रक्त में उपस्थित होती है, जिसकी मात्रा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में देखो कौन सी धातु पाई जाती है, फेरस धातु पाई जाती है, जिसके कारण मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल प्लस कैसा होता है आपका, गुलाबी। कोई बोलता है लाल होता है, कोई बोलते हैं गुलाबी होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन होता है मनुष्य की बॉडी में, तो महिला में होता है 12 से 14 ग्राम प्रति सौ ml रक्त में, और पुरुष में होता है 14.5 से 15 ग्राम प्रति सौ ml। देखो कुछ वर्त महिलाएं होती है उसमें बोलते हैं कि मेरा 14 यूनिट खून, 14 किलो खून, 14 पॉइंट, ये होता है वो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। लीटर में बात की जाए रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। आगे हीमोग्लोबिन होता है उसमें फेरस की मात्रा होती है, जिसके कारण जो आपकी बॉडी का रंग होता है वो लाल क्या होता है, गुलाबी होता है। ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवर्तन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और जब मनुष्य की बॉडी में हीमोग्लोबिन का परिवहन या संश्लेषण सही ढंग से नहीं होगा तो मनुष्य की बॉडी में जो रक्त होगा वो क्या होगा, ब्लड कैंसर होगा।
ठीक है। और देखो ये बर्नर्ड थैलेसीमिया रोग होता है वो 6 माह तक, इसकी मनुष्य की बॉडी में रक्त होता है वो एकदम सही मात्रा में पाया जाता है, सही रूप से पाया जाता है, बिल्कुल समझ पाया जाता है। 6 माह के बाद ये रक्त क्या होता है, खराब हो जाता है। खराब होने के पीछे भी कारण होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन का सेंसेशन होना उसके पश्चात क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है। अब ये थैलेसीमिया जो रोग होता है इसकी एक और विशेषता ध्यान रखिए आप। ठीक है। थैलेसीमिया रोग कार्य क्या करेगा, देखो अब ये थैलेसीमिया रोग पे अपन चले आगे चले तो देखो अगर किसी व्यक्ति विशेष को जिंदा रखना है, क्या करना है, व्यक्ति विशेष या किसी बच्चे को या किसी महिला को जिंदा रखना है, जीवित रखना है, तो 6 माह, कितने माह बाद, 6 माह बाद रक्त को क्या करना होता है, परिवर्तित करना होता है। क्या करना होता है, रक्त को क्या करना होता है, परिवर्तित करना होता है। ठीक है। अगर जब आप रक्त को परिवर्तित नहीं करोगे तो ध्यान रखना 6 माह पश्चात व्यक्ति विशेष की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आप खासतौर पे ध्यान रखिएगा। तो 2 रोग, एक तो होता है वर्णांतता, एक होता तीसरा रोग आपका थैलेसीमिया। वर्णांतता रोग की विशेषता होती है कि वो लाल प्लस हरे रंग में क्या नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता है। और जो ये महिला रोगवाहक की बात करें, रोगवाहक कौन होती है, महिलाएं होती है, क्योंकि महिला के अक्स गुणसूत्र होता है उस पर लिंग सहलगन जीन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इसके बाद बात करें थैलेसीमिया रोग होता है। थैलेसीमिया रोग अपन ब्लड कैंसर भी कहते हैं, क्योंकि जब मनुष्य की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है तो उसको 6 माह बाद रक्त को क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। ठीक है। अभी हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछ ली जाए मनुष्य की बॉडी में, महिला में खासतौर पे 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में होती है और पुरुष में 14.5 से 15.5 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का जो लाल रंग होता है वो देखो ध्यान रखना फेरस धातु की कमी से होता है, फेरस धातु के कारण होता है। फेरस धातु के कारण मनुष्य के रक्त का रंग क्या होता है, लाल व हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि आयरन, क्या पूछ लिया जाए, आयरन की कमी से मनुष्य की बॉडी में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखना एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग के दौरान भी मनुष्य की बॉडी में किसकी कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है। किसकी कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है। आरबीसी मनुष्य की बॉडी में मैंने बताया था कितनी होती है, 99% उपस्थित होती है। 1% क्या मिलती है आपको, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स मिलती है। अब देखो आरबीसी, अब आपको देखो यहाँ एक क्वेश्चन बोले कि सर ये रक्त होता है, आपके लिए क्वेश्चन डाल दूँ, जो रक्त होता है, रक्त का अध्ययन करना, रक्त का अध्ययन करना क्या करता है। पहला ऑप्शन देगा हीमोसाइटोमीटर, क्या देगा, हीमोसाइटोमीटर। दूसरा देगा हीमेटोलॉजी, तीसरा देगा आपको सीरोलॉजी, और चौथा आपको ऑप्शन दे देगा हिस्टोलॉजी। ये एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको चेक करना, आरबीसी का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, आरबीसी का अध्ययन करना क्या करता है। ध्यान रखिए एक बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो आरबीसी होती है इसमें क्या देखो आरबीसी का नाम होता है, एक दे दिया था इरिथ्रोसाइट, दूसरा दिया था ल्यूकोसाइट, और तीसरा दिया था थ्रोम्बोसाइट, और चौथा दिया था उपरोक्त सभी। और कुछ अपने जैसे जो कैंडिडेट होते हैं उनको तो एक ही दिखता है, जहाँ अपनों सभी की बात आती है तो उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स जो होती हैं उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ध्यान रखिएगा आरबीसी इरिथ्रोसाइट होती है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट होती है, प्लेटलेट्स क्या होती है, थ्रोम्बोसाइट्स होती है। अब ये रोग का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। अब कुछ नेक्स्ट सिस्टम की अपन बात करेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा डायग्राम की कोशिश करते हैं, अगर डायग्राम अगर सूटेबल बैठता है। दूसरी बात अपन बात करें, आपका कुछ बचा हुआ हिस्सा है, जैसे कि इबोला वायरस बचा है, एक बोलते हैं सर जीका वायरस बचा है, एक बचा है कोरोना वायरस। ये 3 बीमारियां हैं। इन 3 बीमारियों की पहले अपन खास तौर पे विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके बाद अगर समय बचता है क्लास का तो अपन नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं।
ठीक है। तो ये खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा, रोग को आप ऐसे पढ़ने की कोशिश ना करें। जो जो आपके टॉपिक जैसे जब पोषण पदार्थ चले, विटामिन आए थे, प्रोटीन आए थे, उनके जो रोग आए थे उस टॉपिक के अंदर चले गए। अब अपन स्पेशल रोग पढ़े थे, संक्रामक रोग पढ़े थे तो अलग थे, जीवाणु जनित अलग थे, प्रोटोजोआ जनित अलग है, वायरस जनित अलग है, आनुवांशिक अलग है। तो सभी रोगों को अलग अलग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एक साथ किसी भी रोग को पढ़ने की कोशिश ना करें। अगर एक साथ पढ़ते हो तो आपके सभी रोग के आपके मिश्रण होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इतनी डिजीज हैं कि आपके बायो के अंदर कि आप पढ़ते पढ़ते परेशान होंगे। क्योंकि देखो आपने अंतस ग्रंथियाँ पढ़ी थी, ग्रंथियों के में भी क्या देखो कोई सा हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, किसी की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है। तो ये रोग आपको जो आप पढ़ते जाओगे उसके बाद जानवर के रोग आएंगे कि वे पशुओं में कौन से रोग पाए जाते हैं, उसके बाद आपकी फसल के अंदर कौन से रोग उपस्थित होते हैं। तो ये रोग चलते रहेंगे आपके लिए, लगातार चलते रहेंगे। लेकिन आप अगर टॉपिक टू टॉपिक किसी रोगों को पढ़ते रहेंगे तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट होगा, उसके साथ डिजीज हैं, जितने भी डिजीज हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर किसी प्रकार का कोई आपको कमी नजर आए तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है।